धक्का दिया, आगे जाओ, सबको हटा धक्का दिया था, एक जगह पे धक्का नहीं दे रहे। जाने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो के दो पर्टिकुलर पार्ट रहेंगे. एक पार्ट विच इज़ रिलेटेड टू क्रिटिसिज्म एंड सेकंड पार्ट विल बी रिलेटेड टू ऑप्टिमिज्म. मेरे पास एक अपडेट है या इम्पैक्ट समिट से. 2 घंटे हो गए हैं, हम लोग को अभी बाहर निकाला हुआ है और एक ही बंदा अंदर रह सकता है. हमारी खुद की भी स्टॉल है वेक्सो लैब्स की अंदर, बट एक ही को फाउंडर अंदर रह सकता है. मुझे बाहर निकाल दिया है. और Alright, what's happening? So I think this is, Prime Minister Modi is just leaving from his dinner. So I think they have closed off the roads, and we are just walking to the ring road, few kilometers, and this is a very, I would say this is a great moment to network. This is. अब पता नहीं, हो सकता है कि मैं दोनों चीज़ों को मिला मिलो करके बोलता रहा हूँ, बट दीज आर माई रियल फीलिंग्स. मैं एक जर्नी पर लेकर के चलता हूँ. 1991 से पहले भारत के अंदर में लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था. हमारे मनमोहन सिंह जी जिसके लिए मेनली ज़िम्मेदार हैं, 1991 से पहले आपको अगर सिलेंडर चाहिए होता था तो आपको 7 सालों इंतज़ार करना पड़ता था. सरकारी महकमों में आपकी जानकारी हो, लोगों को अगर आप जानते हो तो आपके घर सिलेंडर लग जाएगा, आपके घर टीवी लग जाएगा, आपके घर टेलीफोन लग जाएगा. इस बात के बावजूद कि आपके अंटी में कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन आप बाहर की किसी गाड़ी को नहीं खरीद सकते थे क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं थी. एम्बेसडर भी अगर ख़रीदनी होती तो उसमें भी सालों लग जाते थे, और वगैरह वगैरह. बचपन से आपने सुना होगा कि गली के अंदर में एक फ़ोन हुआ करता था, वहीं से पूरे मोहल्ला जो है वो बात किया करता था. एक टीवी होता था, चैनल एक होता था, सरकारी चैनल होते थे. 1991 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ, बाहर की कंपनियों ने आना शुरू किया, कैपिटलिज्म ने थोड़ा सा तूल पकड़ा. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया था कि इंडिया जिस तरीके का देश है, इंडिया अगर अपनी पूरी जीडीपी का 1% क्या मतलब आधा % तक भी खर्च नहीं करता है, मतलब वो तो अगर जीडीपी का 1-1/2% खर्च हो रहा है तो ग्राउंड लेवल पे जा कर के तो बहुत कम पैसा रिसर्च में जा रहा होगा ना. एक इंस्टीट्यूट नहीं है जो तुम जानते हो जहाँ पर अगर वो सरकारी है तो एक दरवाज़ा लगाने की कीमत 5 लाख रुपए लगा करके पैसा खाया जाता है. इट. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार के लेवल पर भी 1-1/2% जीडीपी का खर्च हो रहा है रिसर्च पे, आर.एन.डी पे, तो उसका एक्चुअल रिसर्च में तो और भी ज़्यादा कम खर्च हो रहा है. तो एक ऐसा देश जो पहले से ही आर.एन.डी के अंदर में उतना नहीं लगाता है, तो उस देश के अंदर में आप एज अ कॉन्सिक्वेंस उम्मीद नहीं कर सकते हो कि प्राइमरी रिसर्च होगी, फर्स्ट हैंड रिसर्च होगी. मतलब कि एग्जाम्पल, भारत की 2 सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ जिनकी वजह से पूरा 90 का दशक, 2000 का दशक और भारत की जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा वो फार्मा इंडस्ट्री थी और आईटी इंडस्ट्री थी. दोनों के अंदर में हमने, जैसे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर में हमने दवाइयाँ नहीं बनाई हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि ये वैक्सीन एग्जिस्ट करती है, रेट्रोस्पेक्टिवली हमने यहाँ पर बनाना शुरू किया. अगर कोई पर्टिकुलर दवा एग्जिस्ट करती है, उसका पेटेंट ख़त्म हुआ है तो हमने उसको बनाना शुरू किया, उसको बाहर निकालना शुरू किया. प्रॉब्लम है, लेकिन ये वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पे आउट किया. आईटी के अंदर में हमने शुरुआत से ख़तरनाक लेवल पे, जैसे अभी हम क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं बना रहे, पूरे देश में आपके गिने चुने क्वांटम कंप्यूटर होंगे, वो भी अब जा कर के, लेकिन हम उसका सेकेंडरी पार्ट, मतलब कि हम एआई को लेकर के रिसर्च नहीं है हमारे यहाँ, मशीन लर्निंग को लेकर के रिसर्च नहीं हो सकती हमारे यहाँ उतनी तगड़ी जितनी दूसरे देशों में हो रही होगी, क्योंकि वो आर.एन.डी पे उतना खर्च कर पा रहे हैं. लेकिन हमारी एक और ताकत है, भाई कहीं से तो जुगाड़ करेंगे ना भारत आगे बढ़ने के लिए. एंड हमारा जुगाड़ है जो आईटी इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री ने किया कि फर्स्ट वेव को आने दो, पहला आर.एन.डी का खर्चा और आर.एन.डी की रिसर्च करके लोगों को आगे आने दो. जैसी वो पर्टिकुलर चीज़ आ जाएगी, अपन उसमें सेकेंडरी बूस्ट मार करके, जैसे कि वैक्सीन है तो वैक्सीन के प्रोडक्शन में हमने हाहाकार मचा दिया. अगर कंप्यूटर्स वगैरह आ गए तो उसमें सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट था उसके अंदर में हमने आकर के हाहाकार मचा दिया. चाहे ये सेम पर्टिकुलर चीज़ एआई के केसेस में होनी चाहिए और हो रही होगी, विच आई कम कि एआई रैपर्स बनेंगे. एआई रैपर मतलब कि देखो, प्राइमरी रिसर्च, डेटा ट्रेनिंग, फलाना टिकाना, लोगों ने फंडामेंटल मॉडल्स बना लिए, जैसे कि गूगल ने मेडजेमा बना दिया आपका, तो मेडजेमा एक मॉडल हो गया जो कि प्राइमरी मॉडल, उसके ऊपर एक और लेयर किसकी, के मेडिकल नॉलेज वगैरह की. अब इसको हम लोग उठा सकते हैं और हम लोग उठा करके
इंडियन देसी डेटा, अपने शहर का डेटा, उसके ऊपर बहुत स्पेसिफिकली ट्रेन करके मैं अपने लिए कुछ एक स्पेसिफिक फाइन ट्यून्ड चीज़ बना सकता हूँ जिसका कि मैं इस्तेमाल कर लूँगा। ये हो जाएगा, इसको कहते हैं रैप, AI रैपर। कि भैया तुमने क्या करा, तुमने एक पहले फंडामेंटल मॉडल था, उसके ऊपर एक रैपर लगा दिया जिससे कि वो अच्छे तरीके से तुम्हारे स्पेसिफिक केस के लिए काम कर सकता है। तो क्या और इट इज़ एक्चुअल ना सही भी है, क्योंकि वो देश जहाँ पर एलोकेशन नो डाउट बढ़िया तरीके से हो सकता है, और हमारे देश में जहाँ पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से लोग मर रहे हों, जो माएँ बच्चा पैदा कर रही हैं उनके अंदर में फॉलिक एसिड नहीं है, उनके अंदर में वाइटामिन्स नहीं है, वो बच्चे पैदा कर रही हैं, उस देश से फिर उम्मीद करना कि तुम 5% लगा दोगे, तो मतलब कि नॉट सेइंग कि नहीं हो सकता या सही डायरेक्शन में हम नहीं जा सकते, लेकिन अभी की सिचुएशन को कम से कम देखें तो सही कि हो क्या रहा है। कि अच्छा थोड़ा पैसा शायद इधर जा रहा होगा, इसलिए शायद इधर हम उतना तगड़ा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं कि कम से कम नेताओं का आइडिया टॉप के लोगों को आगे बढ़ाने का नहीं है। मतलब अगर नेता सही हों, सही सोच रहे हो, तो हम एवरेज लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर भुखमरी से जो लोग मर रहे हैं, सबसे पहला काम उनको नीचे से ऊपर लेकर के आने का है। ये सारी चीज़ें प्रिविलेजेस हैं, चोरी ना करना, लड़ाई वड़ाई ना करना, सिविक सेंस, ये सारी की सारी चीज़ें प्रिविलेजेस में आती हैं। जो बंदा दिन में रिक्शा चला रहा है, 300 रुपये जिसको मिलते हैं पूरे दिन के, और वो तुम उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो 5 रुपये देकर के सुलभ शौचालय के अंदर में मूतने जाए, हैं? वो सड़क पे मूतेगा भाई। तो वो पहली बात, सुलभ शौचालय में मूतना और सुलभ शौचालय का होना, ये प्रिविलेजेस वाली कैटेगरी में जाता है। खैर वापस आते हैं, कहानी क्या चल रही थी? कहानी ये चल रही थी कि 1991 से पहले कुछ नहीं था, लिबरलाइजेशन 1991, उसके बाद में थोड़ा सा कैपिटलिज्म, उसके बाद में बाहर की कंपनियों का आना, उसके अंदर में भी हम प्राइमरी रिसर्च नहीं कर पाए, उसके बाद हमने केवल और केवल जो पहली वेव आई रिसर्चेस की, उसके ऊपर हमने राइड किया कि एंटीबायोटिक्स बना देंगे, ड्रग्स हम बना देंगे, हम बस मैन्युफैक्चर बढ़िया तरीके से कर देंगे, वो चाहे, और सर्विस सेक्टर में हमने बढ़िया तरीके से सर्विसेज देना चालू कर दिया। यही चीज़ होनी भी चाहिए इसके अंदर में। AI समिट के अंदर में वाईफाई का ना चलना, लोगों को इन्फॉर्मेशन ठीक से ना पहुंचाना, VIP कल्चर बहुत तगड़ा VIP कल्चर, ये सारी हमारी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स हैं। AI भागना चाह रहा है, 6 महीने के अंदर में तख्ता पलट हो जा रहा है। आप मतलब कि 6 महीने पहले मैं जो टूल बताता था वो मैं आज खुद इस्तेमाल करता नहीं हूँ। हर 6 महीने के अंदर में दिमाग ख़राब कर देने वाली नई इनोवेशंस और चीज़ें हो रही हैं, और ये चीज़ें नॉर्मल कॉलेजेस, नॉर्मल सरकारी महकमे जो कि परमानेंट रहते हैं, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है इतनी बुरे तरीके से भागने का, लेकिन आम आदमी के पास है, और इसलिए लाखों लोग पहुँचे, इसलिए इतने लोगों ने रजिस्टर किया कि उम्मीद दिख रही है कि यहाँ से कुछ क्रिएट किया जा सकता है, कुछ नया बन सकता है। वो लोग अपनी पेस पे थे कि भैया भारत सरकार पूरे साल के अंदर में भारत मंडपम वगैरह के अंदर में तो बुक फेयर लगता है तब भीड़ आ जाती है, ट्रेड फेयर लगता है तब भीड़ आ जाती है, बाकी जितने, ऐसा नहीं पूरे साल वहाँ पर इवेंट नहीं चलते हैं, इवेंट तो हर सब पूरे साल चलते हैं, खाली पड़ा रहता है, जाते ही नहीं लोग। लेकिन अभी AI वाले में मेरे को लगता नहीं कि उनको ना तो इतनी उम्मीद थी कि इतना तगड़ा क्राउड आएगा, ऊपर से क्राउड तगड़ा, और इधर की साइड से पूरे विश्व के AI के जाइंट्स को तुमने बुला रखा है। भारत के प्रधानमंत्री, जहाँ प्रधानमंत्री पहुँच गए वहाँ तो पूरा का पूरा काफिला पहुँच ही जाएगा। वहाँ तो आप देख रहे हैं वीडियो निकल रहे हैं कि जी VIP कल्चर की वजह से रोड बंद कर दी गई हैं, तो जो लोग आए हुए हैं वहाँ पर उनको पैदल चल करके जाना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन गरिया करके अपने घर में बैठ जाना, सॉल्यूशन की डायरेक्शन में स्टेप लेना नहीं है। ऑब्जर्व करें क्या प्रॉब्लम हुई है, उसको किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कदम रखेंगे तो सही होगा। निकोलस नसीम तालिब का एक पर्टिकुलर फंडामेंटल आइडिया है, और भी है, मतलब कि आउटलायर आउटवे कर जाते हैं एवरेजेस को। अंबानी की वजह से, अंबानी जैसे 4 लोगों की वजह से भारत की एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा प्रतीत होती है। जैसे ही मैं इन 4 लोगों को हटा दूं, भारत की एवरेज ज़मीन में घुस जाएगी। तो कुछ आउटलायर्स पूरे एवरेज को स्क्यूड कर देते हैं, एक डायरेक्शन में ले जाते हैं। और हमेशा जब भी आप बड़े तबके का डेटा समझने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें ज़रूरी है कि टॉप वाले और बिल्कुल बॉटम वाले आउटलायर्स को निकाल दो, और फिर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा उससे थोड़ी सी
एक इमेज बढ़िया बनने की कोशिश होगी जो आम आदमी जी रहा है उसकी। पूरे एआई इवेंट के अंदर में पिछले 3 साल से अकेला पंगा जो चल रहा था वो ये था कि आप भारत के देखते ही नहीं थे जो एआई टूल्स हैं, रैपर्स भी नहीं दिख रहे थे इज़्ज़तदार तरीके से बढ़िया। अगर लोग काम भी कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर इस पर्टिकुलर शोशाबाजी इस तरीके की नहीं बनी हुई है कि अरे देखो उसने कर दिया, अरे देखो उसने कर दिया। तो माहौल बनता है, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, लोग पैसा डालते हैं, इंजन को और गर्मी मिलती है, इंजन और बढ़िया तरीके से भागता है। लेकिन इस प्रकरण में, पिछले 1 हफ्ते के प्रकरण में फिर से वही गलती हुई हमसे कि हम भारत वो देश है ना जिसको एक जेसीबी बगल में अगर खोद रही होती तो सारे बैठ करके इधर देखने लगते हैं और अपना अपना काम छोड़ करके बैठ जाते हैं, और जो चीज़ें असल में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती हैं। गलगोटिया वाले कांड की वजह से यही हुआ कि गलगोटिया नहीं होना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं, पहली बार हो रहा है। वो देश जहाँ अगर कहीं फरारी दिख जाए, कोई महंगी गाड़ी दिख जाए तो लोग फ़ोटो खिंचाने से नहीं कतराते हैं और एक इनडायरेक्ट सिग्नल भेजते हैं कि देखो हमारी है। वो देश जहाँ लोग किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए मरे चले जाते हैं, उस देश में ये होना नॉर्मल था, एक्सेप्टेबल नहीं है, ये होना नॉर्मल था कि लोग आएंगे एआई वर्ल्ड के अंदर में, क्योंकि वहाँ पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ का बहुत तगड़ा स्वार्थ है, क्योंकि वो राइड करते हैं, उनका सारा पैसा आ रहा है प्राइवेट बच्चों की फ़ीस से, वो राइड करते हैं इस बेसिस पर कि बच्चों से फ़ीस ज़्यादा ले लेंगे। और बच्चों से फ़ीस ज़्यादा लेने के लिए सपना दिखाना बड़ा ज़रूरी है। तो भारत के अंदर में सपने दिखाए करके ही फ़ीस ली जाती है। नीट का सपना दिखा करके फ़ीस ली जाती है, आईआईटी का सपना दिखा करके फ़ीस ली जाती है, बढ़िया कॉलेज में प्लेसमेंट लगा देंगे फ़ीस का सपना दिखा करके फ़ीस ली जाती है। तो फ़ीस जो है सपना दिखा करके ली जाती है भारत के अंदर में। नेक्स्ट दशक का जो सपना है वो है एआई, और इसके लिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, भारत मंडपम में एआई समिट के अंदर में जाना, अपना स्टॉल लगाना, ये सारे का सारा उस पर्टिकुलर का हिस्सा है। ये जो अगर कुछ ना होता तो ये वीडियो चलती उन मैडम की और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम होता, लोग एआई देख करके गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम सुनते, उसके अंदर में एडमिशन लेते, एवरेज फ़ीस जहाँ वो ले पाते 4 लाख 5 लाख रुपए, अभी वो 25 लाख रुपए भी साल के लोगों से ले पाते, क्योंकि इंसेंटिव ड्राइव करता है हमारे बिहेवियर को। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो गलगोटिया तो इसलिए वहाँ पर पहुँचा हुआ था। लेकिन निकोलस नसीम तालेब वाला आइडिया कि किस तरीके से एक आउटलाइंग इवेंट पूरे उसके एवरेज को ख़राब कर गया गलगोटिया वाले की वजह से, केवल और एक भी अब आप टूल याद नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं। ज़्यादा बोल देंगे जी हाँ सैम ऑल्टमैन आए थे, ये आए थे, वो आए थे, किसी को कुछ एक कदम चला जाएगा तो सर्वा में आई, उससे आगे पता नहीं। जिस जगह पर सौयों दर सौयों स्टॉल्स लगे हों, इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, वो पर्टिकुलर जगह बननी चाहिए थी आइडियाज़ के डिस्कशन के लिए। बाकी हमने इसको एआई समिट से ज़्यादा कांड समिट बना दिया। ये वीडियो इस बात का गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है कि जहाँ पर मेरे जैसे साइंस कम्युनिकेटर्स की वीडियो आनी चाहिए थी कि भैया ये जो कुत्ता है इसके अंदर में लाइडार के सेंसर कितने होते हैं, इसका रियल टाइम में कैलकुलेशन किस तरीके से पिछले साल में बेटर हुआ है, और 1 साल पहले ही रोबोट्स में जो प्रॉब्लम्स आया किया करती थी, आज देखिए कि चाइना ने जो लेटेस्ट रोबोट की निकाली है उसके अंदर में कितना ज़्यादा ह्यूमन लाइक मोशन आ चुका है। इसका मेडिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल, इसका मिलिट्री में इस्तेमाल, ये जो बातें होनी चाहिए थी दैट नाउ हैव बीन रिड्यूस्ड टू द आइडिया ऑफ कि भैया गलगोटिया ने कुत्ता छोड़ दिया। ऑपोजिशन वालों को वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, अभी वो भी इसका मुद्दा उठाएं, क्योंकि उनको सही गलत अच्छा बुरा से फ़र्क नहीं पड़ता। उनका हर एक व्यक्ति अपने इंसेंटिव के लिए काम कर रहा है। मैं वीडियो चल जाए इसके लिए काम कर रहा हूँ। गलगोटिया वाले उनके एआई के कोर्स, एआई के पूरे बिक जाएं, नई फीस ले सकें, उसके लिए काम कर रहे हैं। नेता लोगों को पावर में बने रहना है तो मोदी जी अभी आए हैं तो उनके ऊपर वो कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा सही गलत अच्छा बुरा, बिल्कुल पूरी वीडियो में कहीं नहीं बोला मैंने, बट लाइक कैन वी सी कि क्या क्या हुआ था और उसकी वजह से क्या क्या इफ़ देन वाले स्टेटमेंट कि अगर ये हुआ था तो ये हो गया, उसकी वजह से बेटर करना है तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। नेता लोगों का इंसेंटिव है तो वो गरियाना शुरू कर देंगे, वो गलगोटिया पे गरियाएंगे, देखो हमारा भारत का नाम ख़राब कर दिया, वो एग्जाम्पल बनाएंगे, वो मोदी जी पे गरियाएंगे, करो। लेकिन कैन एक आम आदमी देख सकता है क्या कि किस इंसेंटिव पे ही सारा का सारा काम चल रहा है? लेकिन इस पूरे उसमें अगर तुम एक बात लेकर के जा सकते हो तो इट्स ओके, बढ़िया माहौल चल रहा है,
हर बार जिस तरीके से जिस चीज़ की वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे ऊपर चल रही है, क्योंकि जब लोग भागते हैं एक तरफ एक डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भागे चले जाते हैं, नेगेटिव में जाते हैं तो नेगेटिव में भले भागे चले जाते हैं। किसी को हल्की सी खबर मिल जाए कि बैंक के अंदर में पैसा ख़त्म होने वाला है तो सारे बैंक से पैसा लेने पहुंच जाते हैं और वो बैंक और डूब जाता है। और अगर इधर से किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि भैया सिल्वर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसमें वो फिर और जितना बढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। .com बबल आया, जब .com के ऊपर बात हुई तो जितना जाना चाहिए था उससे ज़्यादा ऊपर चला जाता है। जब कोविड आया मार्केट नीचे जानी चाहिए थी लेकिन भागी तो ऐसी भागी कि सब लोगों ने पैसा बेचना शुरू किया, स्टॉक बेचना शुरू किया तो कुछ ज़्यादा ही नीचे चली गई। तो मोमेंटम आ जाता है ना, इनर्शिया आ जाता है और उसकी वजह से वो चीज़ ज़्यादा आगे तक भाग जाती है। तो एआई में भी वही चल रहा है कि जितना होना चाहिए उसकी हाइप उससे ज़्यादा चल रही है, लेकिन इसकी वजह से उसकी जो हाइप है वो गलत साबित नहीं हो जाती है। मैं अपने एआई की जो मैंने वर्कशॉप ली थी पिछली बार, उस वर्कशॉप से अब तक में मेरा कंटेंट कंज्यूम करने का जो तरीका था वो पूरा 180 डिग्री पे और ज़्यादा फ्लिप हो चुका है। मैं बिल्कुल अलग तरीके से कंज्यूम कर रहा हूँ। वो बदलाव जो कई महीनों में हुआ करते थे वो हफ्तों दिनों के अंदर में होते चले जा रहे हैं हर बार। लेकिन ये ना हो जाए कि वही कि सोने का कटोरा भी दे दो इंसान को तो वो मांगेगा तो भीख ही, तो ये ना करने लग जाएं लोग कि भैया उनको सोने का कटोरा दे दिया, जेमिनाई और सारे मॉडल्स फ्री में देने को तैयार हैं लोग, और उससे वो कर रहे हैं फिर वो दोबारा वो SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, रटने की ही कोशिश कर रहे हैं। वही लाइक यू हैव लाइक बॉइल्ड इट डाउन टू के भैया इससे इस सोने के कटोरे से भीख मांगेंगे। तो ये वाला जो पिछले मिनट का पार्ट है ये मैट रिडली का जो आइडिया है रैशनल ऑप्टिमिस्ट के बढ़िया चल रही है भाई। इट्स अ ग्रेट न्यूज़ भारत जैसे नेशन के लिए जिसमें भाषाएं अलग अलग हैं। वहाँ पे सर्वम AI या बाकी जो TTS मॉडल्स जो होते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल जो होते हैं, वो किस तरीके से हम लोगों को आपस में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेंगे। और ये जो दंगे चल रहे होते हैं भाषा के लेवल पे कि हम तो ये कर देंगे, भाषा बोल, हिंदी बोल, मराठी बोल, तमिल बोल, ये बोल वो बोल, ख़त्म होनी चाहिए। हम आगे एक कदम इससे आगे बढ़ कर के काम कर पाएंगे किसी व्यक्ति के साथ मिल कर के। वो सारी प्रॉब्लम्स जो इंडिया को कहीं ना कहीं रोकती थी वो सारी चीज़ें एक आम आदमी अपने घर से सिंगल पर्सन सॉल्व कर सकता है। आज की तारीख में वो पावर आने शुरू हो गई है लोगों के हाथों के अंदर में। AI की हाइप नॉर्मल से ज़्यादा है लेकिन वो हाइप डिज़र्व करता है। ये एंट्री बैरियर लो कर रहा है तुम्हारा। ये जो तुम लोग सोने का कटोरा भीख मांगोगे का एग्जाम्पल सबसे बड़ा, कल मैं मेट्रो में जा रहा था, वो ये था कि मैं जब लोगों को देख रहा था तो हर व्यक्ति फ़ोन लेकर के, हर व्यक्ति स्पीकर के ऊपर में ब्रेन रॉट वाली AI वाली रीलें देखे चले जा रहा था, या फिर ज़्यादा देख लेगा तो और कुछ देख लेगा। वो सोने का कटोरा इस मोबाइल से, इस मोबाइल में इतनी रैम है, मेरे डेस्कटॉप में नहीं है इतनी रैम, और ये इसका इस्तेमाल दुनिया को खाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन हम लोग देख लेना हमारा कितना % जो है वो ये सोने का कटोरा लेकर के भीख मांगने में हमारा समय कितना ज़्यादा जाता है। वी आर गुड, वी आर ग्रेट। और क्योंकि AI को लेकर के मेरे कुछ पर्सनल व्यूज़ हैं तो इस वीडियो को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एज अ लॉन्चिंग पैड अपना नया चैनल खोलने के लिए। चैनल और भी आने हैं, जैसे कि मनीष आला वाला चैनल आना था लेकिन उसका जो कंटेंट है मैं उसमें से जो आधे वीडियोस थे वो मैंने जिन लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी का वर्कशॉप लगाया था उनको भेज तो दिए थे। उनको 6-7 वीडियो भेजे थे मैंने शायद, और 6-7 और भेजने, तो मैं फिर मनीष आला वाले भी चालू करूँगा। लेकिन आई एम यूजिंग दिस वीडियो जिसको कि मैंने कोलैबोरेशन में नीचे पब्लिश किया है, जिस पे केवल AI वाला कंटेंट आया किया करेगा, AI शाला के नाम से, जहाँ मैं एक्चुअल में क्या सोचता हूँ, क्या यूज़ करता हूँ, भारत के अंदर में क्या चीज़ नहीं चल रही है AI को लेकर के, आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर इट एंड दैट इज़ माई इंसेंटिव। बाकी हर वीकेंड वर्कशॉप कर रहे हैं। इस वीकेंड क्रिटिकल थिंकिंग की है, मैं भी AI से पेज बनवा दूंगा कि जिसके ऊपर आप पुरानी वर्कशॉप्स, नई वर्कशॉप, सारी चीज़ें एक ही जगह आपको नज़र आ जाए क्या करेंगे, एक सिंगल पेज वेबसाइट। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।